निःशुल्क बैच का पहला क्लास है ये, राइट। फिर वही बात जो आप जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ, सिर्फ वही बातें होंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी ज्यादा ना कुछ कम। डे वन है ये, बेसिक्स। बेसिक्स चीजों के बारे में बात करेंगे, बेसिक्स चीजों के बारे में बात करेंगे। इससे मेरा मतलब ये है कि आपको पहले से कितना आता है कितना नहीं आता है, दिस डजंट मैटर टू मी एट ऑल। इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, और इस बात में मुझे कोई विशेष रुचि भी नहीं है। आपको भी पहले से क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको भी उसमें विशेष इंटरेस्ट नहीं रखना है। खुद को जीरो मान के पढ़िए, और हम भी आपको लड्डू मान के ही पढ़ा रहे होंगे। 0 से 9 तक पहुंचाएंगे, ए से जेड तक पहुंचाएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो ऑलरेडी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के इस लेक्चर को मत देखिएगा। ओके, तो हम क्या कह रहे थे भाई, ग्रामर का सबसे पहला दिन है ये। तो ग्रामर में भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग ये बात किए ना, ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, तो दो नई चीजें आपके सामने आ गई। आपको बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है, कौतूहलता बरकरार रखनी है, आपको हमेशा उत्सुक रहना है, क्यूरियस रहना है कि ओके, आज के क्लास में फिर कुछ नया, कल के क्लास में फिर कुछ नया, हर दिन कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो पहला चीज तो यही कि सर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मेरा जवाब है इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना। तो आप तुरंत एक सवाल कर बैठेंगे कि सर इंग्लिश क्या है। एक फ्लोचार्ट अगर हम बनाए कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे इस लेक्चर में, तो भाई आप इंग्लिश पढ़ेंगे। अब जैसे ही हम कह दिए इंग्लिश पढ़ेंगे, आप बोलोगे सर इंग्लिश का मतलब क्या, पता है आपको, लेकिन क्योंकि अब जीरो है लड्डू है इसलिए। तो इंग्लिश का एक मोटे तौर पे आप यही समझिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। नहीं, हम सब यही जानते हैं। थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ा करके बात करें ना, तो इंग्लिश इज नॉट मेयरली अ लैंग्वेज, इंग्लिश महज एक भाषा नहीं है, बल्कि ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। दुनिया में आज तक जितनी भी भाषाएं जानी गई हैं, जितनी भी भाषाएं, उन सारी भाषाओं का सम्मिश्रण है इंग्लिश, सारी भाषाओं का। इंग्लिश के इतने रीच होने का, इतने वाइडली पॉपुलर होने का, ये वन ऑफ द मेन रीजंस है। आप और सारी भाषाओं को देखेंगे, हमारे इंडिया में भी हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो आप देखते हैं कि लगातार हिंदी और सिर्फ हिंदी पर ही फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंदी को हमें उस तरीके से समझना चाहिए कि वो हमारी घर की बुनियाद है, और हमें अपने घर के दरवाजे एवं खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि ताजी हवाएं बाहर से अंदर आ सके, अन्यथा हिंदी घुट करके मर जाएगी। आज हिंदी के साथ यही हो रहा है, इंग्लिश के साथ ठीक उलट हो गया। जैसा गांधी ने कहा वैसा हुआ। इंग्लिश ने दुनिया की सारी भाषाओं को अपने अंदर आने दिया। इसीलिए आज देखते हैं आप, आजकल गुंडा हिंदी का लफ्ज है, हिंदी में हिंदी का है, इंग्लिश में आ चुका है। हिंदी में गुंडा का गुंडे करते हैं, इंग्लिश में गुंडा का गुंडाज, लाठी आ चुका है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अलग अलग जगह से आ चुके हैं। ड्राठार एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, वो इसमें आ चुका है। रिपियानो इटालियन वर्ड है, वो इसमें आ चुका है। तो रिपियानो इटालियन था, ड्राठार जर्मन था, लाठी और गुंडा आपका हिंदी का लफ्ज था, देशज विदेशज ये सब करके इंग्लिश में आ गया है। तो इंग्लिश ना सिर्फ एक लैंग्वेज है, बल्कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी नोन लैंग्वेजेस ऑन द अर्थ। ये एक मोटे तौर पे आप समझ लिए। अच्छा, अब जैसे ही मैंने लैंग्वेज कहा, आपके मन में फिर एक नया बात आएगा कि सर लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज भी और कुछ नहीं बल्कि एक माध्यम है। लैंग्वेज जिसको हिंदी में आप भाषा कहते हैं। हालांकि ध्यान रखना है, हम हिंदी में आपकी सहूलियत के लिए बता जरूर रहे हैं, बट कभी भी आगे चल के हम लोग नाउन पे आने वाले हैं, नाउन से ही शुरू करना है, बताए थे आपको हम। तो ये मत कह दीजिए कि नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, ऐसा नहीं करना है। हम अपने लैंग्वेज में समझने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक टर्म्स होंगे, जो बेसिक चीजें होंगी, उन्हें हम इंग्लिश में ही कह रहे होंगे। तो इंग्लिश क्या मिला, लैंग्वेज है, ना सिर्फ लैंग्वेज है बल्कि मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज है। उसके बाद फिर क्या देखा हमने कि लैंग्वेज क्या है भाई, तो लैंग्वेज एक माध्यम है, एक मीडियम है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक मीडियम है, एक माध्यम है। क्या करने का मीडियम है भाई, तो कम्युनिकेट करने का माध्यम है। लैंग्वेज बातचीत करने का एक माध्यम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच
वी कम्युनिकेट द फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट्स। हमारे दिल में जो भी गिटार बज रहा होता है, जो भी धुन बज रहा होता है, उसकी धुन को के सामने वाले को सुना देना है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को जिस माध्यम के थ्रू किया जाता है, जो गिटार हो जाता है, वही क्या है? लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज और कुछ नहीं, एक माध्यम है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। अब यहाँ लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बोलेंगे तभी लैंग्वेज होगा, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन क्या कहता है? लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट द फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट। दिल में उमड़ रहे, घुमड़ रहे जो भी बादल हैं, उसको सामने वाले तक पहुंचा देना है। अब वो माध्यम जैसे भी हो, बोल के सुनाइए, लिख के सुनाइए, इशारे करके सुनाइए। आंख मारते हैं ना आप किसी को, वो भी तो एक लैंग्वेज ही है, वो भी इशारा है। आप न्यूज चैनल पर देखते हो, कभी कभी कोई एक महिला आती होगी और ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके बोल कहती होगी, तो दरअसल वो जो भी मूक बधिर लोग हैं, जो भी गूंगे लोग हैं, उनके लिए वो साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा में वो बात कर रही होती हैं, तो वो भी तो एक्सप्रेस ही कर रही हैं अपने फीलिंग्स को, राइट। तो हर वो माध्यम जिससे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो भाषा है। तो मोटे तौर पे आपने देखा इंग्लिश क्या है, फिर आपने देखा लैंग्वेज क्या है। अब है कि इंग्लिश लैंग्वेज में चीजें बहुत सारी हैं, तो क्या हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे? नॉट एग्जैक्टली। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? ग्रामर से करेंगे। कहाँ से करेंगे? ग्रामर से करेंगे। अब फिर एक बात आएगा कि सर ग्रामर क्या है? अब व्याकरण मत कह देना प्लीज। ग्रामर का मतलब व्याकरण, नाउन का मतलब संज्ञा, ये सब नहीं कहना है। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर और कुछ नहीं बल्कि एक रूल है। क्या है? एक रूल है, एक लॉ है, जो ये गवर्न करता है, जो ये बताता है कि अगर आप अंग्रेजी भाषा में किसी शब्द का निर्माण करते हैं, किसी वाक्य का निर्माण करते हैं, तो वो कैसे बनेगा, किस नियम पे बनेगा, या अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बिखेर करके दे दिए गए हैं, तो उन्हें कैसे आपस में जोड़ा जाएगा, उन्हें संजोया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर यही बताता है। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर सिंपल एक बात क्या है? रूल है या कोई लॉ है, मतलब नियम है। अब नियम किसका है? तो ग्रामर इज अ रूल थ्रू विच वी कंबाइन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस आउट ऑफ देम। तो ग्रामर महज एक नियम है, एक रूल है, जो ये तय करता है कि हमारे सेंटेंस, जो इंग्लिश में सेंटेंसेस बनते हैं, जो वाक्य बनते हैं, वो किस तरह से बनेंगे। जैसे ग्रामर ही तय करता है कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट होगा। आप ऐसा नहीं कह देंगे प्लेइंग क्रिकेट इज राम, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ग्रामर का क्या मतलब समझा आपने? ग्रामर महज एक नियम है जो ये तय करता है कि कोई सेंटेंस किस तरह से बनेगा, या अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बिखरे पड़े हैं तो वो कैसे अरेंज होंगे। अब फिर देखिए, जैसे ही हम ग्रामर को डिफाइन किए, दो नया चीज मिल गया आपके सामने। क्या क्या मिला? एक आपको मिला सेंटेंस, राइट, और दूसरा आपको क्या मिला? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि हम अभी यही ना बोले कि ग्रामर का मतलब एक रूल या लॉ जो ये तय करता है कि सेंटेंस कैसे बनेगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हैं तो वो कैसे अरेंज होंगे, राइट। तो एक नया चीज सेंटेंस, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिलहाल हम ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, फिलहाल, नॉट फॉर ऑलवेज, फॉर नाउ। अभी हम ठंडे बस्ते में रख रहे हैं। इसका चर्चा हम करेंगे जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे। प्रोनाउन में एक टॉपिक आएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जैक्टली उस वक्त हम इसका चर्चा करेंगे। अभी भी कर सकते हैं, बट आप उतने परिपक्व नहीं होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर नहीं होगी, तो आप नहीं समझ पाएंगे। छोड़ नहीं रहे हैं, चर्चा करेंगे। तो अब चर्चा किसका करेंगे? सेंटेंस का, कि सर सेंटेंस क्या होता है, राइट। तो फिर वही आप जिसे कहते हैं ना वाक्य, वही चीज कमोबेश यहां भी है, बट हमें वैसे समझना नहीं है। बेसिक आप ये समझे कि सेंटेंस क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। सेंटेंस क्या है? कॉम्बिनेशन है, संगम है, मिलन है, समूह है, ग्रुप है। किसका? तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का। किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का। बहुत सारे शब्दों को आपस में मिला दीजिए, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सिर्फ उसे सेंटेंस नहीं कहते हैं, इसी में कई बार बारीकी पे जाएंगे तो जोड़ना पड़ता है कि मीनिंगफुल होना चाहिए वो कॉम्बिनेशन। अलग अलग सेंटेंस बिखरा पड़ा है, जैसे मान लीजिए ना आप
कि भाई कहीं पे हम लिख दिए बाघ कुत्ता हाथी ईट चील, हमें जोड़ दिए सबको, तो क्या एक सेंटेंस हो जाएगा? ये नहीं। सेंटेंस तो हो, कॉम्बिनेशन तो हो, लेकिन मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, राइट? उजला हाथी गधा बिल्ली, बस ऐसा मान लो बोल दिए, तो उजला भी एक शब्द है, हाथी भी एक शब्द है, गधा भी एक शब्द है, बिल्ली भी एक शब्द है, इन सारे शब्दों को हम मिला दिए तो सेंटेंस थोड़ी बन जाएगा। सेंटेंस कब बनेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एक शर्त है, और दूसरी शर्त यह है कि उसका मीनिंग निकलना चाहिए। तो अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यूट्यूब है, ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जहां कहीं समझ में नहीं आए तो पेज स्लो करके आगे पीछे करके समझ लीजिएगा। तो क्या बोल रहे थे भाई हम, कि सेंटेंस का मतलब अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। महज वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होने से आप सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, उनका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ओके, अब जैसे ही हमने सेंटेंस को डिफाइन किया, एक और नया वर्ड आ गया हमारे सामने, वर्ड्स। क्या आ गया? वर्ड्स। फिर आप कहेंगे देखो बेसिक्स दिए थे ना हेडिंग, क्या है ये? बेसिक्स। बेसिक बात हम समझ रहे हैं, आपको अंत में हम लेकर के आएंगे नाउन पे। कहां लेके आएंगे? नाउन पे। तो हम वहां की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक्स देख रहे हैं। हमने देखा इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है। पढ़ेंगे क्या हम लोग? ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में चीज़ें बहुत सारी हैं, मूवी है, स्पोर्ट्स है, लिटरेचर है, ड्रामा है, सब कुछ थोड़ी पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत ग्रामर से करेंगे। ग्रामर क्या है? ग्रामर एक रूल है जो ये तय करता है कि सेंटेंस कैसे डिजाइन होगा, या अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बिखरे पड़े हैं तो अरेंज कैसे होंगे। इसमें हमें दो नई चीजें मिली, सेंटेंस मिला और पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला। पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिलहाल ठंडे बस्ते में रखे हैं, अभी हम बात किए सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ना सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है बल्कि अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। यहां तक आपकी समझ बन चुकी होगी। अब इसमें एक नया वर्ड मिला है, वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? तो वर्ड भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। लेकिन फिर वही बात, मीनिंगफुल होना चाहिए। मेरे को याद है, वंस आई वाज स्टैंडर्ड, आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉल, माय हिंदी टीचर मिस्टर ए के सिंह, ही आस्क्ड मी, हिंदी की क्लास थी, वो जाहिर सी बात है वो हिंदी में जहां हम लोग से वर्ड कह रहे हैं वो शब्द पूछ रहे थे, तो मैंने फटाक से कह दिया कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो उन्होंने मेरे को एग्जाम्पल दिया, दैट एग्जाम्पल आई स्टिल रिमेंबर। ही सेड टकाको टोमीटा, आई रिमेंबर दैट एग्जाम्पल। ही सेड टकाको टोमीटा शब्द है कि नहीं? अब हम मुंह बनाए हुए हैं, और उसमें बच्चे सोच सकते हैं बहुत बुतरू थे, बहुत छोटे, तो हम मुंह बनाए हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बैठने को कहा, उन्होंने समझाया कि वर्णों का समूह तो हो, लेकिन वर्णों का सार्थक समूह हो। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो हो, लेकिन मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होगा तो ही शब्द कहेंगे। टकाको टोमीटा एक शब्द नहीं है, टकाको टोमीटा कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो अर्थहीन है। तो ध्यान रखना है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। ठीक है बात? यहां तक हमने मोटी मोटी चीजों को देख लिया। अब देखो, कोई भी जो सेंटेंस है ना, मुख्य तौर पे तीन पार्ट में डिवाइड होता है। किसी भी सेंटेंस को हम लोग मुख्य तौर पे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस को आप मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं तीनों को जानना है। इन तीनों के जानने के तुरंत बाद हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा, नाउन। हम वही लेके आना चाहते हैं आपको, लेकिन मेरा स्टाइल है कि हम कोई भी अगर नया चीज लाते हैं तो अचानक से नहीं पैदा कर देंगे। हम तुरंत नहीं बोलेंगे टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, शुरू हो गए। नहीं, कहां से आया टाइम एंड टेंस, किस तरीके से आया टाइम एंड टेंस, इन सारी चीजों के रेफरेंस के साथ मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाएंगे जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। तो अब क्या देखा आपने? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों के बारे में अलग अलग एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले क्या एक्सप्लोर करेंगे हम लोग यार? सब्जेक्ट। नहीं कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक तो हमारे यहां लोग यही बोल पड़ते हैं कि भाई सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फटाक से वो हिंदी वाला चीज,
जो करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, राइट। और इस तरह से लोग बोलते हैं कि जो किसी काम को करता है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एक डेफिनेशन ये सुनने को मिलता है। फिर एक डेफिनेशन सुनने को मिलता है, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। ये मोटे तौर पे दो, बाकी उलूल जुलूल फिजूल तो बहुत कुछ है। जो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट कहलाता है, जो शुरू में होता है सब्जेक्ट कहलाता है। बहुत सारा अगड़म बगड़म बच्चे बोल रहे होते हैं। इन 9 सालों में बहुत कुछ डेफिनेशन सुन चुके हैं हम, कान पक चुका है। ये दो मोटे तौर पे आता है कि जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट है, अथवा हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट है। ये दोनों बच्चे एक साथ नहीं बोलते हैं, एक ही कोई बोलता है। कोई एक बच्चा होगा जो सिर्फ यही कहता है कि जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट है, या कोई एक बच्चा कहता है कि हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट है। उन लोगों को हम फंसा लेते हैं। कैसे फंसा लेते हैं? जैसे ही कोई बच्चा कहता है कि जो किसी काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, तो हम उसको ये वाला एग्जाम्पल देते हैं कि राम वॉज ग्रेट। बताओ तो बाबू इसमें सब्जेक्ट कौन है? और पता है आप लोगों को, बड़ा फटाक से वो क्या कह पड़ता है कि सर राम। और यही हम सिखाना चाहते हैं, यही मेरा पर्पस होता है हमेशा। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि आप समझते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, और समझा कुछ और रहे होते हैं। अगर इन तीनों चीज में आपका अलाइनमेंट हो गया, अगर इन तीनों चीज में आपने तालमेल बना दिया ना, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे विषय कुछ भी हो। आप जो पढ़ रहे हैं ना वही समझिए और वही समझाइए मेरे को। बच्चे ने डेफिनेशन क्या बोला था, फोकस कीजिए आप। उसने बोला था कि जो किसी काम को करता है, राइट। और मैंने उससे क्या पूछा, सब्जेक्ट कौन है? आउटराइट ही सेड इट राम, नॉट एग्जैक्टली। अगर बच्चा ये कहता कि सर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो मेरे को एज अ टीचर ज्यादा खुशी होती। क्यों खुशी होती? क्योंकि कम से कम वो बच्चा समझ पा रहा है जो वो कह रहा है। याद कीजिए उसने क्या कहा था कि जो किसी काम को करता है। आप बताइए राम महान था या राम महान थे? इस सेंटेंस में राम क्या कर रहा है भाई? कौन सा काम कर रहा है? कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है? जवाब है कोई भी नहीं। और जब राम कोई एक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है, तो आप ही के डेफिनेशन के हिसाब से सब्जेक्ट कैसे हो गया? राम आपके डेफिनेशन के लिहाज से सब्जेक्ट नहीं था। टेक्निकली है, करेंगे बात, लेकिन आपके डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है। फिर आपने क्या बोला? दूसरे बच्चे क्या कह पड़ते हैं फिर, हम जिसके बारे में बात करते हैं, तो उनको हम ये वाला एग्जाम्पल दे देते हैं। यहां भी फंस जाते हैं। फिर राम किल्ड रावण। फिर हम बोलते हैं सब्जेक्ट कौन है? फटाक से कहता है राम। असल में मुखिया जी विधायक जिस तरह से पढ़ा दिए हैं ना आपको, कि आपके दिमाग में वो चीजें घुस पड़ी हैं, आपने बस रट लिया है कि यही सब्जेक्ट है। डेफिनेशन क्या बोला था बच्चा? हम जिसके बारे में बात करते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताइए, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, इस सेंटेंस में क्या बात केवल राम के ही बारे में हो रही है? क्या रावण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आप कि राम ने रावण को मारा? रावण के बारे में भी तो बात हो ही रही है। इसका मतलब अगर राम सब्जेक्ट है आपके डेफिनेशन के लिहाज से, तो रावण भी सब्जेक्ट है, राइट। तो अब आप समझ पा रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। या आपने जो पढ़ा, आप जो समझे, जो समझा रहे हैं, तीनों में अलाइनमेंट नहीं है। डेफिनेशन क्या होगा फिर सब्जेक्ट का? दोनों को मर्ज कर दीजिए। जब दोनों को मर्ज करेंगे तो जाकर के सब्जेक्ट का डेफिनेशन आएगा, दैट इज द एंटिटी अबाउट विच वी डिस्कस, और द एंटिटी विच परफॉर्म्स एन एक्शन। एंटिटी का मतलब वो शब्द, वो वर्ड, द वर्ड अबाउट विच वी डिस्कस और द वर्ड विच परफॉर्म्स एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। या तो आप उसके बारे में बात कर रहे होंगे, या वो किसी काम को कर रहा होगा, दोनों में से कोई एक होगा, वो सब्जेक्ट है। जैसे राम वॉज ग्रेट, यहां राम कुछ काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन हम किसके ग्रेट होने के बारे में बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली राम। तो सब्जेक्ट कौन है? राम। यहां पे राम के भी बारे में बात हो रहा है, रावण के भी बारे में बात हो रहा है, लेकिन ये किल नाम का एक्शन एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? ये एक्शन कर रहा है राम, इसलिए सब्जेक्ट कौन है? राम।
तो सिर्फ इतना बोलेंगे कि जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट है गलत, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट है गलत। नॉट कंप्लीटली गलत, पार्शियली रॉन्ग। कंप्लीटली सही क्या होगा कि हम जिसके बारे में बात करते हैं या जो किसी काम को करने वाला होता है, द एंटिटी अबाउट विच वी डिस्कस और द एंटिटी विच परफॉर्म्स एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। आइए इसी तरीके से भॉब के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्या है? भॉब। हम बताए थे ना आपको, हम लेके आना चाहते हैं आपको कहां पे? सब्जेक्ट नाउन वाले पार्ट पे। अब सवाल है कि सर भॉब क्या होता है? भॉब में मेरे को उसी तरीके से जवाब मिलता है। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब मिलता है, बचपन की कहानी में को याद आती है। बचपन में ये होता था ना, जैसे हमारा वाइवा होता था तो फिर हम लोग परेशान, और हमसे भी ज्यादा परेशान हमारे पेरेंट्स। नहीं, अब मिल गया है, कल मिस बता दिए कि भॉब का डेफिनेशन याद करके आना है, पूछा जाएगा। हम लोग तो ढूंढ ही रहे हैं, साथ में घर वाले भी ढूंढ रहे हैं। और डेफिनेशन हम लोग ढूंढते हैं सबसे छोटा, दो कारणों से। एक तो इसलिए कि फटाक से याद रहेगा, और दूसरा इसलिए कि इंप्रेशन जमाने को मिलेगा। इसी ख्याल में तो इंसानी जिंदगी निकल जाती है पूरी की पूरी, इंप्रेशन जमाना, इजंट इट? दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। खैर, तो हम लोग एक डेफिनेशन भॉब का बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्कूल के टाइम मिलता था। भॉब इज अ डूइंग वर्ड। नहीं याद कर लिए हैं, बस में चढ़ गए, बस से लेकर के स्कूल जाते तक, जब तक वाइवा हो नहीं जा रहा है, सुमित नाम है तो रोल नंबर 38 नीचे से एकदम आ जा रहा है अल्फाबेटिकल, तो और भॉब इज अ डूइंग वर्ड, भॉब इज अ डूइंग वर्ड, भॉब इज अ डूइंग वर्ड, ऐसा कर रहे हैं। राइट? आप लोगों में से भी बहुत लोगों को डेफिनेशन पता होगा, और बहुत सारे बच्चे में से तजुर्बा बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो यही निकल के आता है कि भॉब इज अ डूइंग वर्ड। समस्या यह है कि उसको डेफिनेशन पता है, इनकम्प्लीट पता है, लेकिन इनकम्प्लीट भी जो उसने पढ़ा है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं है, ये बात हो जाता है। तो फिर और कई बार डेफिनेशन निकल के आता है जिससे किसी काम के करने का पता चले। कोई दूसरा बच्चा कह रहा होता है जिससे किसी काम के होने का पता चले। अगेन वही बात है, केवल करने बोलेंगे तो इनकम्प्लीट, केवल होने बोलेंगे तो इनकम्प्लीट, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। द वर्ड दैट डिनोट्स ईदर एक्शन, जिस वर्ड से या तो एक्शन का पता चले या किसी स्टेट का पता चले, अवस्था का पता चले। मतलब जिस शब्द से किसी काम के या तो करने का पता चल रहा होगा या किसी अवस्था में होने का पता चल रहा होगा, इन दो पैरामीटर पे आपको ध्यान रखना होगा, तभी भॉब का डेफिनेशन आएगा। जो बच्चा कहता है जिससे करने का पता चलता है, फिर वही बात, उसको हम ये वाला एग्जाम्पल दे देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, उसको हम एग्जाम्पल देते हैं ये वाला कि राम वॉज ग्रेट, उसको हम ये एग्जाम्पल देते हैं। डेफिनेशन क्या बोला था उसने? जिससे किसी काम के करने का पता चलता है। तो हम बोलते हैं बाबू इसमें भॉब कौन है बताओ? फटाक से बोलता है सर वॉज। तो हम भी फटाक से उससे पूछते हैं कि वॉज से क्या करने का पता चल रहा है भाई? राम महान थे, उसमें कुछ करने का कहां पता चल रहा है? होने का पता चल रहा है, उनकी महानता वाली स्थिति, दशा, अवस्था के बारे में पता चल रहा है। राइट? तो वॉज वर्ब तो है, सही है, लेकिन आपने जो डेफिनेशन बोला उस डेफिनेशन के लिहाज से गलत है। फिर कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर जिससे किसी काम के होने का पता चले, तो फिर हम उसको ये वाला एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर फंस जाता है। राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। अब बोलते हैं बताओ बाबू इसमें कौन है सब्जेक्ट भॉब? तो फटाक से बोलेगा सर किल्ड, फटाक से एकदम। तो हम भी फटाक से बोलते हैं कि तुमने तो बोला था यार कि जिससे किसी काम के होने का पता चले। किल से कुछ होने का थोड़ी पता चल रहा है, कुछ करने का पता चल रहा है, एक्शन का पता चल रहा है। तो ध्यान रखना है भॉब में भी दोनों में से कोई पैरामीटर, या तो एक्शन या तो स्टेट। राम वॉज ग्रेट में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि एक स्टेट है, राम के महान होने की स्टेट। ये कौन बता रहा है? वॉज, वो वर्ब है। भॉब में ऑक्सिलरी वर्ब है, देखेंगे हम लोग। राम किल्ड रावण, इसमें कुछ होने नहीं करने का पता चल रहा है कि राम ने रावण को मारा, तो ये मारने का बात कौन बता रहा है? किल बता रहा है, तो वो हमारा भॉब हुआ। उम्मीद करते हैं सब्जेक्ट और भॉब आप समझ गए। सब्जेक्ट में क्या समझा आपने? जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, सॉरी, जो किसी काम को, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो किसी काम को करता है, दैट इज
सब्जेक्ट, और जिसे किसी काम के करने या होने का पता चले दैट इज कॉल्ड वर्ब। वेरी क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को ऑब्जेक्ट ही लगता है, सबसे ज्यादा, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, और एक बात, हम बहुत बड़े विद्वान नहीं है, ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा विद्वान भी मत समझ लीजिएगा आप। उतना समझ है मेरा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है उतना पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं उतने समझे हैं, और उतना ही समझाए हैं, और उसी हिसाब से उतना ही रिजल्ट्स दे रखे हैं। काफी रिजल्ट्स मेरे चैनल पे भी कुछ कुछ टॉपर्स टॉक्स होंगे, बहुत सारा तो ऐसा भी है कि हम नहीं कर पाए, अभी तक शुरू ही किए, तो कुछ कुछ रिकॉर्ड करा लिए। अगर फोटोज वगैरह होंगे तो हम कोशिश करेंगे डाल दें, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां आपको दिख जाएगा रिजल्ट्स का भरमार। राइट, अब आते हैं खैर ऑब्जेक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग यही है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान रखोगे ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या कंडीशन है। देखो कंडीशन देखो पहले ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट एन एंटिटी, एक शब्द है, एक एंट्री है, जो दैट गेट्स अफेक्टेड, जो क्या होता है, ये बहुत जरूरी डेफिनेशन है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्यों समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट गेट्स अफेक्टेड, और अफेक्ट कैसे, बाय द एक्शन, और एक्शन किसका, एक्शन ऑफ अ डूअर, ऑफ अ डूअर। डूअर से मेरा क्या तात्पर्य है बाबू, सब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन कौन परफॉर्म करता है, अभी तुरंत आपने पढ़ा, सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। ये चार चार पैरामीटर जब होल्ड करेगा ना, तब जाकर के सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक वर्ड चाहिए। अच्छा देखो, उससे पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल क्या देते हैं, उससे पहले हम स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देते हैं। ये राम, ध्यान देना कैसे फंस जाता है सब फटाक से, किल्ड रावण। फिर हम एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को, राम वॉज, वही दोनों एग्जाम्पल से पूरा का पूरा पढ़ाते हैं, ग्रेट। एक एग्जाम्पल है राम किल्ड रावण, और एक है राम वॉज ग्रेट। तो हम उससे पूछते हैं कि बाबू राम किल्ड रावण में सब्जेक्ट कौन, तो राम, वर्ब कौन, किल्ड, ऑब्जेक्ट कौन, रावण, एक स्वर में बोलता है सब। तो फिर ये एग्जाम्पल देते हैं, राम वॉज ग्रेट। फिर पूछते हैं सब्जेक्ट कौन, तो राम, वर्ब कौन, तो वॉज, ऑब्जेक्ट कौन, तो ग्रेट नहीं, ग्रेट ऑब्जेक्ट नहीं है, और सब एक स्वर में बोल रहा होता है एकदम। अभी आप भी अगर देख रहे होंगे मेरे साथ, तो शायद आप बोल पड़े होंगे ग्रेट ऑब्जेक्ट है। कारण क्या है, कारण वही है, मुखिया जी पढ़ा रखे हैं, एस ई ओ। ये हमारे यहाँ बचपन से ताना बाना बुन दिया गया है कि एस भी ओ, एस भी ओ। तो आपको क्या लगता है, तभी तो बच्चा बोलता है कि जो सेंटेंस के शुरू में आता है वो सब्जेक्ट है। तो उसको क्या लगा कि अच्छा ये एस था, ये भी था, तो ये ऑब्जेक्ट ही ना होगा। लेकिन दिक्कत है, ऊपर वाले में रावण तो ऑब्जेक्ट था, नीचे वाले में ग्रेट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, वो आपको अभी पता लगेगा, इस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की तहकीकात और पड़ताल करने पे पता लगेगा। आइए देखते हैं क्या है डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, पहले तो एक शब्द चाहिए। तो चलो भाई, राम वॉज ग्रेट यहां लिख भी लेते हैं, राम वॉज ग्रेट। आपने ग्रेट को ऑब्जेक्ट कहा था, और हम यही प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ग्रेट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। तो सबसे पहले एक शब्द होना चाहिए, चलो ग्रेट एक शब्द तो है, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दैट गेट्स अफेक्टेड, जो क्या होता है, अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। मान लिए कि ग्रेट प्रभावित हो रहा है, टेक्निकली प्रभावित क्या होगा, महान प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित जब भी होता है कोई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब नाउन या प्रोनाउन होगा। खैर देखेंगे, मान लिए कि अफेक्ट भी हो रहा है, कैसे, बाय द एक्शन, किस चीज से, एक्शन से। ध्यान रखना वर्ब के डेफिनेशन में हम क्या बोले थे, एक्शन और स्टेट। जब भी सेंटेंस में एक्शन की बात हो ना, मतलब प्रिंसिपल वर्ब, ध्यान रखना। और जब भी स्टेट, दशा, स्थिति, अवस्था की बात हो ना, इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान रखिएगा,
जब भी हम सेंटेंस में बोले ना, क्या बोले, एक्शन, जब भी हम सेंटेंस में बोले एक्शन, आप समझ जाइएगा कि सर बात कर रहे हैं काम का, किसी काम के बारे में। काम का मतलब किसी वर्ब के बारे में, और वर्ब में भी दो होता है, ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल। एक इज एम आर वाला होता है, एक प्ले वॉच डांस वाला। तो प्रिंसिपल, इसको एकदम नोट कर लेना बाबू, जितना ज्यादा ध्यान रखना होगा रख लेना। जब कभी भी हम बोले एक्शन, तो एक्शन से मेरा सीधा मतलब होगा काम, या काम बोले मतलब एक्शन, दोनों सही है। और काम या एक्शन का मतलब वर्ब, और वर्ब में भी ऑक्सिलरी नहीं, प्रिंसिपल वर्ब। कौन सा? प्रिंसिपल वर्ब। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट होने के लिए एक शब्द चाहिए, उस शब्द को प्रभावित होना पड़ेगा, और प्रभावित होने के लिए एक एक्शन चाहिए, और एक्शन मतलब प्रिंसिपल वर्ब चाहिए। मतलब नो पीवी, नो ऑब्जेक्ट, नो प्रिंसिपल वर्ब, नो ऑब्जेक्ट। जब तक सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब नहीं रहेगा, तब तक कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात तय है, पक्का है, फिक्स है, 100%। इस एग्जाम्पल में ग्रेट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें वॉज एक वर्ब है, लेकिन वॉज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। वॉज प्रिंसिपल, सॉरी, प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑब्जेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी गेट अफेक्टेड। और अफेक्ट होने के लिए क्या होगा भाई? कुछ एक्शन होना पड़ेगा। राम किल्ड रावण में रावण ऑब्जेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि इसमें किल नाम का प्रिंसिपल वर्ब था। राम ने किल नाम का एक्शन किया, तभी ना रावण जो 10 सिर लेकर के हा 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 कर रहा था जमीन पे धराशायी है। तो जब तक एक्शन होगा नहीं, तब तक कोई प्रभावित होगा कैसे? और एक्शन होने के लिए प्रिंसिपल वर्ब होना पड़ेगा। मतलब जब तक प्रिंसिपल वर्ब नहीं, तब तक एक्शन नहीं, तो कोई प्रभावित नहीं, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं। तो ऑब्जेक्ट होने के लिए सेंटेंस में अनिवार्यता है कि प्रिंसिपल वर्ब हो। तो उम्मीद करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का भी डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट के लिए क्या ऑब्लिगेटरी है? प्रिंसिपल वर्ब का होना, राइट। तो आप जब ये एग्जाम्पल लिखेंगे, तो इसमें आप रावण को तो अंडरलाइन कीजिएगा, लेकिन ग्रेट को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। एकदम ये लिखिएगा आप, नो पीवी, मतलब नो प्रिंसिपल वर्ब, नो ऑब्जेक्ट, ताकि आपके दिमाग में बार बार ऐसे ऐसे पिंग करता रहे। यहां तक भी अगर आप जान जाते तो समझ जाते। या अब एक सेंटेंस लिख रहे हैं, इस क्लास का आखिरी सेंटेंस, और इसी के बाद नाउन शुरू होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज, क्या ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स, ध्यान रखिएगा, ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस will be either a noun or pronoun। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, शेप ले लेते हैं, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जब भी होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जब भी होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर ये बात भी आपको पता रहता, तो आप समझ जाते कि ग्रेट ऑब्जेक्ट नहीं है। ग्रेट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको या तो नाउन होना पड़ेगा या प्रोनाउन होना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि ग्रेट का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है ग्रेट, ग्रेटर देन, द ग्रेटेस्ट। तो जहां कहीं भी ईआर और ईएसटी जीएसटी ये सब लग जाए ना, समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव है। और ऑब्जेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है? या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन। समझ रहे हैं आप?
तो अगर आपको दोनों में से कोई भी बात पता होता तो आप समझ जाते कि ग्रेट ऑब्जेक्ट नहीं था। कौन सा? पहला तो ये कि ऑब्जेक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब प्रिंसिपल वर्ब होगा। नो पी भी नो ऑब्जेक्ट, इसमें कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं था। दूसरा क्या? ऑब्जेक्ट जब भी होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब हम जैसे ही या तो नाउन या प्रोनाउन कह रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? सबसे पहले मिल रहा है मेरे को नाउन। क्या मिल रहा है? नाउन। तो हम लोग चर्चा भी किसका कर रहे होंगे भाई? नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो नाउन ही होगा। क्या होगा चैप्टर हमारा? नाउन। बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आप देख रहे हैं सब कुछ सीरीज में है, लाइन से पढ़ रहे हैं, कुछ भी अचानक से नहीं है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का। इंग्लिश लैंग्वेज में शुरुआत कहाँ से करेंगे? ग्रामर से। ग्रामर क्या है? एक रूल है, एक लॉ है, जो ये तय करता है कि सेंटेंस कैसे डिजाइन होगा, या अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बिखरे पड़े हैं तो कैसे अरेंज होंगे। राइट। फिर आपने देखा सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, और ना सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बल्कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी ठंडे बस्ते में रखे हैं, प्रोनाउन में खोलेंगे, उसको हम पिटारे में से निकालेंगे। फिर वर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। फिर हमने क्या देखा? सेंटेंस मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, देखा आपने। जिसके बारे में बात करेंगे या जो किसी काम को करेगा, सब्जेक्ट है। जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वो वर्ब है। और जो किसी के काम से, किसी मतलब सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होता है, हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट होने के लिए सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब का होना अनिवार्य है। या आप यूं समझें कि जब तक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन नहीं रहेगा, हम तब तक उसे, उसके अलावा किसी और चीज को ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही नहीं सब्जेक्ट भी 100% केस में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट भी 100% केस में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इतना सारा हम जब बात लिखे, आप देख सकते हैं इस पूरे क्लॉज में, राइट, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में आपको एकमात्र नया वर्ड क्या मिल रहा होगा? इसमें आपको नया वर्ड मिल रहा होगा नाउन, और मिल रहा होगा प्रोनाउन। सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही लिए, ऑब्जेक्ट तो आप पढ़ ही लिए, सेंटेंस तो आप पढ़ ही लिए, नाउन और प्रोनाउन ही बचा ना। और क्योंकि पहले आपको नाउन मिल रहा है, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब जो नेक्स्ट क्लास जो टेक्निकली हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, वो क्या होगा भाई? वो हमारा नाउन हो रहा होगा। राइट। तो नाउन से हम लोग शुरुआत करेंगे अगले क्लास की। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। काफी जीरो से शुरू करेंगे, अंत तक लेके जाएंगे। आपसे बस एक ही गुजारिश है, आपके जितने भी दोस्त मित्र होंगे जो भी पैसे वगैरह खर्च करके पढ़ रहे हैं, फिर भी उनको क्वालिटी चीज नहीं मिल रहा होगा, आई कैन बेट, गारंटी के साथ वो यहाँ आए और बिल्कुल मुफ्त में क्वालिटी लेकर के जाएं, ये वादा है मेरा। क्वालिटी ना मिले, कमेंट सेक्शन ओपन फॉर ऑल है, जो मर्जी लिख दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।